and light is that part of electromagnetic spectrum which is visible to us, and light is that part of electromagnetic spectrum which is visible to us. हमने इतनी बात कर दी लाइट के बारे में, छोटी छोटी बातें कर रही थी। कलर देखने के हमें दो कारण होते हैं, एक रिफ्लेक्शन और एक रेडिएशन। याद है कि भूल गया? कलर हमें क्यों दिखता है? उसमें ब्लू और एक अपन ने रेड वाला अपन ने सवाल भी करा था, उसमें कोई शक वाली बात? हाँ ना, बोलना पड़ेगा यार। यहाँ तक अपन ने बात करी थी। आज अपन मेजर चैप्टर की तरफ अपन चलते हैं। ऑप्टिक्स की दो पार्ट अपन ने बोले। रिलेटिव में अगर अपन बात करें तो हमने बोला ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, व्हाइट लाइट, अपन ने बोला 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से अपनी लाइट चलती है। लाइट को अपन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है जो अपने को दिखाई देता है। लाइट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं रेस से। किससे? याद है कि भूल गया है? हम उसे रेस से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई शक वाली बात नहीं। अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिक्स बेसिकली चैप्टर के दो पार्ट हैं। वन इज द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड द सेकंड इज द वेव ऑप्टिक्स। 13 से थोड़ा बहुत बोल सकता हूं, 12 होता तो बिल्कुल नहीं बोलता, 13 से थोड़ा सा बोल देता हूं। दो मेजर टॉपिक्स है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। दो आपके चैप्टर है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पर जब हम बात करेंगे तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अभी अपन पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वैसे करीब करीब अगर अपन बात करें तो अगर बिल्कुल 13 के शुरुआत में पढ़ाया जाए तो 15 से 18 लेक्चर लेते हैं। कितने? 15 से 18। अगर 13 के एंड में पढ़ाया जाता है तो 12 लेक्चर लिए जाते हैं, क्योंकि आप तब तक रफ्तार पकड़ चुके होते हो। और 12वीं में पढ़ाया जाता है 20 से 22 लेक्चर, यही चैप्टर। चिंता करो, छोड़ा कुछ भी नहीं जाएगा। थोड़ी सी रफ्तार अच्छी होती है शुरुआत में, थोड़ी सी रफ्तार धीरे रखते हैं ताकि आप चीजों को एक्वेंट कर पाओ। जब एक्वेंटेड हो जाते हो तो फिर रफ्तार थोड़ी और तेज हो जाती है। खैर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप पढ़ोगे हमें सिक्का ऊपर नजर क्यों आता है, चश्मे में लेंस कितने पावर का लगाते हैं, अपना माइक्रोस्कोप क्या है, टेलीस्कोप क्या है, रेनबो क्या है, प्रिज्म क्या है। अरे हाँ ना बोलिए यार, ये अपन सब पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी चीजें, प्लेन मिरर में अपनी शक्ल देख के अपन क्यों डर जाते हैं, बहुत छोटी छोटी सी बातें। क्लॉक में हमें कैसा समय दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा, रियर व्यू मिरर कौन सा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, शेविंग ग्लास कौन सा यूज लेते हैं, पेरिस्कोप क्या होता है, इस तरह की बातें अपन इसमें करेंगे। जबकि वेव ऑप्टिक्स किसमें? वेव ऑप्टिक्स में वो बातें करेंगे जो आपने नहीं देखी है। YDAC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जवान दो छेद प्रयोग। अगर आप उसे बहुत ध्यान से देखें, अरे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है कि नहीं यार? पढ़ा नहीं पढ़ा YDAC आपने देखा नहीं? आप जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको एक लैब मिलेगी आपके कॉलेज में, उसे बोलते हैं ब्लैक रूम। उसका पूरा मतलब IIT में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे तो एक ब्लैक रूम होता है, सबकी तरफ से ब्लैक पेंटेड होता है, उसके पर्दे भी काले होते हैं। वहां पे सब एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर, YDAC। उसमें इंटरफेरेंस नजर आता है। क्या नजर आता है? तो वेव ऑप्टिक्स में जो आप पढ़ोगे ना, वो रियलिटी में आपने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखा हुआ? डाइफ्रैक्शन आपने नहीं देखा हुआ बहुत ज्यादा। आपने थिन फिल्म इंटरफेरेंस थोड़ा बहुत देखा हुआ होगा। बताता हूं क्या। आपने जो देखा हो तो बारिश हो जाती है और अगर ऑयल गिर जाता है तो कलरफुल नजर आता है। अरे आता ही नहीं आता यार, दैट इज थिन फिल्म इंटरफेरेंस। वो YDAC उसमें अपने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा जाता है। किसमें पढ़ा जाता है? बाकी चीजें आपने इसकी देखी नहीं है, दैट यू हैव टू अज्यूम। इनके एक्सपेरिमेंट आपको जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होंगे तो आपको कराए जाएंगे। बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स? एक्चुअली जो लाइट है, क्या है? लाइट बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे फॉर डिफरेंट पर्पजेस। जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। मान लो कि एक ये बड़ी सी दीवार है, इमेजिन करो, बोलो क्लियर। एक बड़ी सी दीवार है, उसमें इतना बड़ा छेद कर दिया, बड़ा शानदार है, और लाइट आ रही है, सीधी निकल ली। मान लो यहां पे कार्डबोर्ड लूं, उसमें टॉर्च जलाऊं बड़ी सी, क्या पूरा छेद का रोशनी कैसे कैसे जाएगी? बिल्कुल सीधे सीधे वहां पे भी एक रोशनी का गोला बनेगा या सर्कल बनेगा, कोई शक वाली बात? नॉर्मल बातों में ऑब्जर्व करते हैं। अब इस छेद को बिल्कुल छोटा कर लो, ये समझ लो बहुत छोटा। मान लो 10 इतू सा, हाँ ना बोलिया, 10⁻³ mm, इतना छोटा छेद। मतलब समझो उसमें सुई चुभा दी, वो जो स्लिट होती है वो इतनी पतली होती है। किसमें? YDAC। तो ऐसे समझो लाइट अगर ऐसे छेदों से पास हो या ऐसी चीजों से पास हो जिनका डायमेंशन बहुत छोटा हो, तो ऐसे डग 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 तो फंस जाती है, ढींग, तो इधर उधर घूम जाती है। ये पढ़ोगे आप डाइफ्रैक्शन में। कहां पढ़ोगे? एक्चुअली लाइट स्टार्ट्स बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन इट पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट्स और द होल्स whose dimensions are very less as compared to the wavelength of light. वेवलेंथ ऑफ लाइट 3600 से 7000 एंगस्ट्रॉम। बोलो क्लियर एकदम। अगर जिस सोच के देखो, एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10। अगर आप 1 सेंटीमीटर का भी मिरर लो ना, 1 सेंटीमीटर का मिरर, 1 सेंटीमीटर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 3600 एंगस्ट्रॉम। यार हवा नहीं, हाँ ना बोले यार। 1 सेंटीमीटर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 3600। तो 1 सेंटीमीटर का बहुत बड़ा है। तो लाइट बिहेव्स इन अ नॉर्मल वे, डोंट वरी अबाउट इट। इसे नॉर्मल हमें कोई टेंशन। पर सोच ये मिरर या ये छेद 1 सेंटीमीटर की जगह हो जाए 10⁻³ mm, 10⁻³ 10⁻5 mm,
अरे यार हाँ ना बोल। तो क्या कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट आ गया? कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ, बोल आया नहीं आया यार? अगर सोच के देखने तेरे को अंदाजन बताता हूं, जैसे जो लाइट आपको दिखाई देती है वो लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम की है। कितने की है? लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम ऑल इन 10⁻10 मीटर। बोले देखो तो 4 × 10⁻7। मान लो मैं बोलूं कि 10⁻3 mm का छेद है, 10⁻3 mm का छेद का मतलब 10⁻4 ले लो, तो 10⁻4 mm का मतलब इंटू 10⁻3 क्या 10⁻6 mm? अरे यार हाँ ना बोल। क्या ये छेद इसके कंपेरेबल है? तो लाइट नॉर्मल तरीके से बिहेव, वो अलग तरीके से बिहेव करती है, डाइफ्रैक्शन, YDAC, जो आपने अमूमन लाइफ में देखा, क्योंकि आपके अमूमन लाइफ में इतने पतले पतले छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से आपका काम पड़ता। यार हाँ ना बोल यार। इसलिए नॉर्मल लाइफ में जो हम पढ़ते हैं वो सब किस में आता है, और जो हम नहीं जानते हैं वो। पर इसका मतलब ये है नहीं कि वो एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं YDAC होता है जिसमें आपको बहुत सारे आपको फ्रिंजेस मिलेंगी अलग अलग, सुना होगा YDAC में। यार हाँ ना बोल यार। तो बेसिकली आप ऐसा समझो कि ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट, एंड लाइट बिहेव्स इन 2 different ways. When it passes through the object, those have a dimension comparable to their wavelength of light, then they behave in a different way, and that phenomenon of light we study in wave optics. And if the dimensions of the body is very large as compared to wavelength of light, जो कि नॉर्मल लाइफ में होता है, तो उसको किस में पढ़ते हैं? क्या एक बेसिक बाइफर्केशन समझ आया क्यों 2 चैप्टर अलग करे? यार नहीं आया? सन्नाटे में चले गए? एकदम पक्का? मैंने नहीं बोला मैंने आपको PhD करा दी, बट एक बेसिक आइडिया बताया कि ऐसा क्यों होता है। फिर जो बोला चमका 101%। लिखा हूं या खुद लिखेगा? खुद लिख। 13th में मैं ज्यादा बच्चे से लिखवाता हूं, स्वयं की भाषा पर विश्वास रखें, मास्टर की भाषा पे नहीं। बोला समझ में आया? जनरल ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स क्या अलग अलग है? बेसिक बात बताता हूं। वेव ऑप्टिक्स तब पढ़ते हैं जब लाइट ऐसी चीजों से पास करे जिनके डायमेंशन वेवलेंथ के कंपेरेबल हो, और अगर डायमेंशन बहुत बड़े हो तो हम किस में पढ़ते हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इस बात को अपनी भाषा में लिखें स्वयं, मैं नहीं लिखा रहा। तो ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज विजिबल टू अस। ऑप्टिक्स के 2 चैप्टर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और द रिस्पांस। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? अब हेडिंग डालें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब हेडिंग डालें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, हो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ाते रहते आप 2-3 बातों को ध्यान रखें। अगर आप 2-3 पेन अलग अलग कलर के लाएं तो कोई बुराई, और किसी चैप्टर में मैं आपको नहीं बोलूंगा इसमें डायग्राम्स की वैल्यू है, आज तो इतनी ज्यादा नहीं, बट समय के साथ वो पड़ेगी, इसलिए आप 2-3 कलर के पेन रखें तो कोई बुराई, क्योंकि इसमें डायग्राम की वैल्यू है, अच्छे से ढंग से करने की वैल्यू है। बाकी चैप्टरों से इसका कोई खास लिंकेज, कुछ चीजें मैं आपको बता दूं जहां पे इस पे लिंकेज होगी, क्योंकि आप इसको शुरुआत में पढ़ाते हैं तो समय लगने का कारण होता है कि कुछ जगह मैकेनिक्स से रिलेशन होगा। अभी बताता हूं आपको। आपने सुना तो मिरर देखें, मिरर में कभी कभी मोमेंटम कंजर्वेशन आ जाएगा, तो मैं उस समय धीरे बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है कि हमने उसे आपको पढ़ाया। बट हम ये मान के चलेंगे कि नेट फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है, ये तुम्हें पता है। अरे यार उसे रिपीट भी करेंगे, उस समय हम थोड़े से धीरे हो जाएंगे, बहुत बेसिक मैकेनिक्स आएगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और वो थोड़ी सी अटकेगी भी सही अगर, तो आप जब आप जैसे आप मैकेनिक्स पढ़ोगे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट। बाकी 95% पोर्शन पीछे से कहीं कोई रिलेशन नहीं, इसीलिए इसको यहाँ पढ़ाया जाता है। खैर हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अगर मैं एक सिंपल सी फिनोमेना की बात करूं तो मान लो कोई इंटरफेस है मीडियम 1 मीडियम 2, N1 N2। N1 N2 जानते हो क्या? जानते हो क्या कि N1 N2 क्या होते हैं? इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लो। तो 12th में नहीं होते हैं तो नहीं करता हूं, 13 में हो कर सकता हूं, बताऊं? याद कर दो, स्पीड ऑफ लाइट होती है C बराबर, ध्यान सुनना, अगर आप कभी जानते हो, C बराबर 1/√ऑफ, जानते हो क्या? √ऑफ, अरे कभी सुनी हो? बोलो बोलो, शर्मा मत, मैं हूं। 1/√ऑफ μ0 E0। अरे सुना है क्या? सुना है क्या? ये μ0 होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। ये बाद में 12वीं में नहीं बोल पाता, 13वीं में बोल पाता हूं। कई लोग इधर देख रहे हैं कौन 12वीं पास करके आया है, अबे तुम्हें आता नहीं है तो μ0 परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू क्या होती है? 4.10⁻⁷। एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 × 10⁻12। कौन से चैप्टर में आता है? क्या सब लोग 12वीं पास हैं? तो फिर मुझे ऐसे मत देखो, घूसा मार देना मैंने। सर एप्सिलॉन नहीं पता तुम लोगों को? यार ऐसे करो तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा यार। अभी तो जान रहे एक दूसरे को।
वैसे क्या हंस रहा है रावण उछाले, सरदार जी पागल हो तुम साले, दशहरा आने वाला है, जला देंगे लोग। ये जानते नहीं जानते? इसकी वैल्यू आती है 3 × 10⁸ मीटर पर। असलियत में स्पीड ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए उसमें दोनों फैक्टर आते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड का और एक वो मैग्नेटिक फील्ड का फैक्टर ये म्यू नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अरे यार हाँ ना बोल, दोनों की वैल्यू से जब सॉल्व करते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आता है, ये रियलिटी में रिलेशन होता है। अगर आप किसी दूसरे मीडियम में चले जाओ तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, 1/√ऑफ म्यू नॉट म्यू आर। आपको याद हो तो ये होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस ऑफ द मीडियम, म्यू नॉट होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये क्या होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ऐसे एफ नॉट के साथ एक और चीज आती है जिसे बोलते हैं ER। अरे सुना है क्या, अरे सुना है क्या, हाँ ना बोल। ये ER होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या होता है रिलेटिव, सुना है, जैसे वाटर का 81, अरे वो नहीं होता कूलम्स लॉ इन अ मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा 12वीं में, हाँ ना बोल, वो ये वाली बात। असलियत में अगर आप ध्यान से देखो तो इसे लिख सकते हो C/√ऑफ म्यू आर ER। कैसे लिख सकते हो, C बाई, ध्यान से देख तो इट्स अ हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट्स अ हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। नहीं आता तो समझ तो सकते हो क्या स्पीड ऑफ लाइट रटना है। वैसे तो जैसे मुझे याद है, आपको ये बेसिक ज्ञान याद होना, C ऐसे लिखते हैं, बोलो क्लियर। ये मैग्नेटिज्म का फैक्टर है, किसका फैक्टर, क्या मैं मान सकता हूं तुम लोग 12वीं पास हो, नहीं मतलब सोच लो, क्योंकि मैं ऐसे भी पढ़ा सकता हूं कि मैं मान लूं कि तुम 12वीं पास नहीं हो, मतलब थोड़ा सही रिस्पॉन्स दोगे तो मैं सही पढ़ाऊंगा ना। मुझे बिल्कुल गधेड़े को भी पढ़ाना आता है, बिल्कुल टॉपर को भी पढ़ाना आता है। अब वो 2-4 टाइम बाद मुझे ही पता पड़ेगा कि आप क्या चाह रहे हो, इसलिए यू टू रिस्पॉन्ड मी। तुम्हें कई लोगों की शक्ल देख के लग रहा है म्यू नॉट ये क्या है, यार ऐसे मत करो, 12वीं पास करिए अगर तो म्यू नॉट बहुत बेसिक सी चीज है। एप्सिलॉन नॉट कौन से चैप्टर में, हाँ बेसिक यार, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, वो वाला एप्सिलॉन नॉट है। कई लोग बोलो अच्छा, कई लोग परेशान, साला ई के साथ 0 का है, हाँ ना बोल भाई, न्यू फ्रिक्शन सोच रहे हैं कई लोग, वो वाला ये है। तो √ऑफ म्यू नॉट E नॉट, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तब भी ये पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज आपके चैप्टर में है, तब बेसिक बात। तो अपने लिखा है ये इतनी होती है। किसी भी मीडियम में चले जाओगे तो उस मीडियम की एक प्रॉपर्टी और जुड़ती है इनके साथ, जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यार हाँ ना बोल, तो उस मीडियम में जो रफ्तार होगी उसे ऐसे लिखा जा सकता है। ये देखो तो इट्स अ हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये असलियत में और कुछ नहीं, n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आप n आपको दिया होता है ना किताबों में, वो ये है रियलिटी में, जिसे आप लिखते हो C/n। क्या लिखते हो, क्या लिखते हो, फिर ये तो ये बात हुई। मैं कह रहा हूं आपके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अगर मैं अपन बेसिक सी बात करें भैया, जितने फैक्टर से रफ्तार ऑफ लाइट घट जाए वो n है। अगर मैं अपने लिए वैसे ही बात करूं, ये तो किताबी डेफिनेशन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज n, मान लो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड किसी में रफ्तार है, और अगर किसी दूसरे मीडियम में डालने पे वो रफ्तार 1.5 × 10⁸ हो गई, तो क्या 1-2 के फैक्टर से घट गई? इसका मतलब उसका n2 है, उसका मतलब आता है। समझो आपके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जितने फैक्टर से रफ्तार ऑफ स्पीड ऑफ लाइट घट जाए, क्या वही अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? बट उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन वो है जो C/n लिखा गया। पहला था जो मैं बोला क्या चमका, मुझे लगा नहीं हाँ ना बोल यार। इसीलिए आपको बोला जाता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट या किसी भी मीडियम में अगर आप देखो तो इसे ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से देखो तो अपन किसी भी मीडियम में लिखा जाएगा तो C/n, C/, कोई बुराई वाली बात नहीं, पक्की बात, नॉर्मल कोर्स की बात। ऐसे C/n मान लो कोई 1 मीडियम है तो लिखा जाएगा C/n1। ऐसे अगर वो C2 मीडियम है तो क्या लिखा जाएगा, C/n2। तो C1/C2 क्या लिखा जाएगा, C1/C2 लिखा जाएगा, क्या देखो C1/C2 लिखा जाएगा N2/N1। बेसिकली C1/C2 को किताबों में लिखते हैं V1/V2, क्योंकि V1 से थोड़ी फील आती है। C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, V1 का मतलब नॉर्मल रफ्तार जो अपन बोल रहे हैं। अरे यार हाँ ना बोल, तो स्पीड ऑफ लाइट इज रिलेटेड टू V1/V2 बराबर N1/N2। यार हाँ ना बोल यार। मैं आपको नॉर्मल से बताता हूँ, मान लो कोई लाइट गिरी, मान लो कोई लाइट गिरी, इधर गई, क्या क्या हुआ अभी बताता हूँ आपको। अगर आप ध्यान रखें तो मैं आपको छोटी छोटी बातें देती हूँ। यहाँ पे रफ्तार V1, यहाँ पे रफ्तार ये λ1 और ये आपका F1। मैंने कल बताया था क्या चेंज नहीं होता, हाँ क्या ये V2, क्या ये F2, क्या ये λ2, क्या ये F2। अरे यार हाँ ना बोल, बट हाँ
मतलब F2 बराबर F1, F2 बराबर F1। फिर हमने बोला था भाई साहब से अपना V बराबर क्या होता है, F लैम्डा। V बराबर क्या होता है, तो अपन ने बोला V बाई लेमडा सेम, यानी कि अपन ने बोला V2 बाई लेमडा 2, अरे V बाई F लेमडा ना, तो V2 बाई लेमडा 2 इक्वल्स टू V1 बाई लेमडा 1। गलत तो नहीं बोला यार, तो मैंने बोला V2 बाई V1 इक्वल्स टू लेमडा 2 बाई लेमडा 1। बस आप ध्यान से देखो तो V2 बाई V1 को क्या लिख सकते हैं, N1 बाई N2। अरे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओहो, मतलब अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो क्या मैं वेवलेंथ में रिलेशन ला सकता हूं, क्या मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन पता हो तो क्या मैं वेलोसिटी में रिलेशन ला सकता हूं। आया सब वहां पे, जैसे मुझे याद है आपको याद होना, डरने की कोई जरूरत नहीं, हाँ ना बोले यार, तेज तो नहीं हो रहा है बिल्कुल, क्या रफ्तार बिल्कुल सही है, ये जो बोल देना एडजस्ट होने में टाइम लगता है, हाँ ना बोले यार। चलो भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ये अपना एक रिलेशन आ गया। खैर हमारी चर्चा अभी कोई हम कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पढ़ने वाले हैं, अभी अपन ज्यादा बातें नहीं करने वाले, अभी तो हम रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। मेरे को आपको कुछ कुछ बातें बतानी है, ध्यान से देखें, आपको अच्छा लगेगा। देख इधर ध्यान से, खुपच बहुत ध्यान से देख, तो एक सुंदर आदमी नजर आ रहा होगा, आ रहा है, देख आ रहा है, व्हाइट कलर की शर्ट में, बहुत ही होनहार और स्मार्ट आदमी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। और देख बताता हूं तेरे को ध्यान से, तो बेसिकली आप देखो तो हमें, जैसे पानी की सतह पे बात करें, पर पानी की सतह पे आप देखो तो अंदर जो मछली होती है वो भी दिखाई देती है, और हम खुद को भी थोड़ा थोड़ा, अच्छा सोचो, जैसे मान लो मैं पानी की सतह, मतलब आप समझो स्विमिंग पूल में एक दो मछली डाली हुई है हमने, क्या मैं अपनी इमेज हल्की हल्की देख पाता हूं, क्या मछली मुझे देख पाती है? नो सर, क्या यस सर, हाँ, अंधी थोड़ी है, यस और नो, मतलब मेरे से जो रे निकली मैं अपने आप को कब देख पाऊंगा, जो मेरे से एनर्जी निकली वो टकरा के, और मछली मुझे कब देख पाएगी, जब मेरे से रे निकल के उसकी, मतलब क्या रियलिटी में हमेशा ऐसा होता है कि कुछ रे तो टकरा कर वापस आ जाती हैं, और कुछ रे, हमेशा रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होता है हमेशा। बट सोचो कि अगर ये 99.9% ये हो तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, और अगर नीचे वाला 99.9% हो तो रिफ्रैक्शन होता है, हमेशा दोनों है, होते हमेशा। कई एग्जांपल में आपको दोनों दिखाई देंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे हल्का हल्का जैसे मैं बता रहा था, ध्यान से देखोगे तो आपको रोशनी वाली जगह पे बाहर का भी दिखाई देगा, और मैं भी हल्का हल्का दिखाई दूंगा। पहले था जो बोला चमका, मतलब बाहर जो आदमी खड़ा है वो भी, अगर बाहर की खिड़की पे कोई खड़ा हो तो मुझे देख पाएगा, और मैं भी अपने आप को हल्का हल्का देख पा रहा हूँ, आप मुझे हल्का देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो रिफ्लेक्शन की वजह से, वो देख पा रहा है रिफ्लेक्शन की वजह से। यार हाँ ना बोलना पड़ेगा, पहले था जो बोला चमका, क्या मेरी बात क्लियर है, सोच ले, इतनी सिंपल सी बात। यानी कि पर हम कब किसको पढ़ते हैं, जो डोमिनेट करता है, क्या करता है, तो ये फिनोमेना है लाइट का रिफ्लेक्शन, कौन सा है, और ये कौन सा है, पहले था जो बोला चमका, ये है रिफ्लेक्शन और ये है रिफ्रैक्शन, और दो लॉ होते हैं, एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और एक होता है लॉ ऑफ, पहले था जो बोला चमका। हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पिक्चर क्लियर है एकदम, बेसिक सी बात आप सब लोग ही जानते हो। अब उतार फटाक से, पहले उतार फिर ही उतार, पहले उतार लेना, जनरल ज्ञान उतार ले, फटाक से, रफ्तार तेज, पागल हो जा। देखो, when a light ray reflects back into the same medium, when a light ray reflects back into the same medium, then the phenomenon of light is known as reflection. When the light ray reflects back into the same medium, then the phenomenon of light is known as reflection. And the phenomenon of light is known as reflection. बहुत सुंदर, उतार लेंगे सब लोगों ने, पक्की बात। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप सब लोग जानते हो, बट रिपीट करना मेरा धर्म है, मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, फटाक से पढ़ते हैं। जानते हैं क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जनरली ऐसे सिल्वरिंग करी जाती है। सिल्वरिंग करने का सिर्फ इतना सा सिग्निफिकेंस है कि आपने सरफेस को 99.9% क्या बना दिया है, रिफ्लेक्टिंग।
क्या बना दिया है? मिरर के पीछे देखा तो एक कलर होता है। अरे यार हाँ ना बोल। दैट कलर, दैट पेंट इंश्योर्स दैट मैक्सिमम लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड, मैक्सिमम लाइट विल गेट। अरे यार हाँ ना बोल। अलग अलग पेंट की अलग अलग खूबियां होती है, उसमें से ये पेंट है, उस पर बाद में चर्चा करी जाएगी। अभी इतना समझे अपन। पहले था जो बोला चमका, मान लो उस पर एक लाइट रे गिरी, जो लाइट रे गिरती है उसे बोलते हैं क्या? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? थोड़ा तेज बोलूंगा क्योंकि आप ये सब लोग जानते हो, फिर भी बोलना मेरा धर्म है। इंसिडेंट रे जिस जगह गिरे वहां पे नॉर्मल बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? नॉर्मल। नॉर्मल बनाया जाए, टेंजेंट बना लो, उससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, उसे नॉर्मल कहा जाता है। जो एंगल नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? कोई खास बात? हाँ ना बोलना पड़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब रे टकरा के जाती है तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और जो एंगल वो नॉर्मल के साथ बनाती है उसे बोलते हैं आर, और वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या मेरी बात क्लियर है? जो आपका लॉ है वो पहला लॉ कहता है कि एंगल आई बराबर एंगल, एंगल आई बराबर एंगल। उसको कोई लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है। एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इक्वल टू एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। ये लिखने की कोई खास बात नहीं। एंगल आई बराबर एंगल। सेकंड लॉ जो आपको यूज करेगा डिटरमिनेंट वाले टाइम पे, वो मैं आपको बताता हूं। मान लो ये इंसिडेंट रे है, मान लो ये रिफ्लेक्टेड रे है, मान लो ये व्हाइट वाली चीज क्या है? इंसिडेंट रे, और ये क्या है? तो नॉर्मल ऐसे नहीं हो सकता। क्या ये तीनों एक ही प्लेन में है? क्या ये ऐसे ही होगा? एक ही प्लेन में। याद करो, जो तीन वेक्टर एक प्लेन में होता है उनका डिटरमिनेंट 0 होता है। गणित गणित वेक्टर वेक्टर। अरे यार हाँ ना बोल। If three vectors are coplanar, then the determinant of the three vectors is 0। इस प्रॉपर्टी को ऑप्टिक्स में कभी कभी यूज ले लेते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। पहले जो मैं बोला चमका, आपके लिए प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द कोई खास बात? क्या आपने को ये वाला लॉज क्लियर है? क्या ये लॉ प्लेन सरफेस के लिए वैलिड है, कर्व्ड के लिए, सबके लिए? परेशान होने की कोई जरूरत? तार पटाख से पहला लॉ लिखना एंगल आई बराबर एंगल आर, और सेकंड लॉ में मैं लिखा दूंगा। सेकंड लॉ लिखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। जल्दी से लिख बेटा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ओहो आवा, देखा सुना समझा? इधर देख, इधर सुन। अब सिंपल सी बात, नॉर्मल सवाल एंगल आई और आर पे अच्छे सवाल से, ठीक ठाक सवाल से चालू करते हैं। देखो सब क्लैरिटी आई, कोई खास बात नहीं उसमें। देख इधर, मान लो मैं आपको बोलूं कि एक स्फीयर है, अंग्रेजी में स्फीयर कहते हैं इसको। आमिर खान की पिक्चर देख के आया हो? हाँ, आर रेडियस का। कितने का? आर रेडियस का। अब ये शेडेड रीजन करने का क्या मतलब है? सिल्वर्ड है अंदर से, तो बाहरी सरफेस क्या है? बोलो क्लियर एकदम। अब आपसे बोला कि मान लो ये ओरिजिन है, इसका सेंटर, बोला एक रे ऐसे आई, बोलो क्लियर, और मान लो कि x, y पे टकराई। कहां टकराई? बोलो क्लियर। सवाल है फाइंड x, y इफ आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स वर्टिकल। सिंपल सवाल। डायग्राम बनाओ, सवाल लिखो। डायग्राम बनाओ, सवाल लिखो। फाइंड आउट x, y, find out x, y if ray becomes vertical after reflection. If ray becomes vertical after reflection, कर सकते हो तुम, गणित है प्योर। चलो इधर देखें, रे टकराने के बाद कैसे हो गई? हो मतलब ये एंगल 90। अच्छा बताओ, सर्कल पे नॉर्मल डालने का तरीका? सेंटर से लाइन ज्वाइन कर दो। एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी कि नॉर्मल चाहिए। बोल चाहिए नहीं चाहिए यार? अच्छा सर्कल पे नॉर्मल डालने का तरीका? लाइन कहां से पास कराओ? कहां से पास कराओ? हो लो रे भाई। तो ये 90, तो ये कितना? 45। अरे यार आवाज नहीं आई यार। ये कितना? तो ये भी कितना? अच्छा ये कितना है? आर। तो क्या ये हो गया R/√2?
और ये भी कितना हो गया, तो कोऑर्डिनेट हुए -r/√2 कॉमा r/√2। सन्नाटे में चले गए, डल रिस्पॉन्स। बोल आया कि नहीं आया? मेरे को सवाल टफ करना होता ना तो मैं 90 डिग्री पे नहीं भेजता वर्टिकल, मैं बोलता कि रिफ्लेक्टेड रे मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। तो भी सवाल तो गणित का ही था। मान लो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे 90 डिग्री पे नहीं जाके ऐसे जाती 60 डिग्री पे, तो क्या ये नॉर्मल से एंगल बनने वाला एंगल 30 हो जाता? डल रिस्पॉन्स कितना हो जाता? कंसेप्ट तो वही था, कंसेप्ट में कोई चेंज। 2-3 सवाल में बना सकता हूं, जैसे इच्छा होती है से बनाता हूं, बच्चों को दे देता हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर आपको फिजिक्स सीखनी है तो बहुत ज्यादा सवालों से नहीं आएगी, वो कंसेप्ट से आएगी। आप मुझे कोई भी सवाल ला दो, आज नहीं कर पाऊंगा तो अगले दिन करके लाके दे दूंगा। कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि कंसेप्चुअली क्लियर है। सारे सवाल तो जीवन में कोई भी नहीं कर सकता भाई साहब। कैसे आप स्ट्रांग होने चाहिए? कंसेप्चुअली। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको दिखेगा सर कुछ भी रटके नहीं आए, जैसा बैच होता है उतने सवाल में बना सकता हूं। क्यों बना सकता हूं? क्योंकि मेरे को कंसेप्चुअली क्लैरिटी है, मुझे पता होता है कि मुझे बैच को क्या सिखाना है। वो एक इलस्ट्रेशन में सीख गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो दूसरा ले लेता हूं। इट डिपेंड्स। तो फिजिक्स आपको तब आएगी जब आप कंसेप्चुअली क्लियर। अब सोच के देखो, इसमें क्या मैं मास्टर 2-3 सवाल और बना सकता है? बिल्कुल बना सकता हूं। उसमें कौन सी खास बात गणित ही तो मिलानी है यार। मैं 90 की जगह अगर इसे 60 पे ले जाता, सोच के देख, क्या सबने बना लिया? सोच में नया सवाल, लो भैया 12वीं, बच्चा खुश होता है, वाह, बोलता 60 पे गई। अभी तो ये एंगल कितना हो जाता? 30। अभी तो यार cos 30 r sin 30। अरे यार गड़बड़ तो नहीं बोला? बोलो सही बोल रहा हूं ना? एंगल चेंज कर दे रहा। उसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है भाई साहब? एक और सवाल गणित के साथ मिला के दिखाता हूं, देखते रहो, अच्छा लगेगा। गणित आती होगी तो थोड़ा बहुत होगा, देख सोच। इधर मान लो मैं आपको बोलूं अच्छा बनाऊं ये लल्लू, ठीक ठाक ठीक ठाक, अच्छा बनाऊं, अच्छा चल ठीक ठाक। मान लो एक पैराबोला है। कई लोगों ने तो पैराबोला सुनते ही पेन रख दिया। इस पैराबोला की इक्वेशन x बराबर वाई स्क्वायर, ऐसा ही बने ना, x बराबर वाई स्क्वायर। सही बनाया है, x बराबर वाई स्क्वायर। अबे y बराबर x स्क्वायर तो ऐसा बनेगा। साले तुमसे या गणित तो मुझे आती है, तो आनी चाहिए, उसमें क्या बात है। x बराबर वाई स्क्वायर, बोलो क्लियर है एकदम। सवाल अभी भी वही, एक रे आई, फाइंड x कॉमा वाई सच दैट रे बिकम्स वर्टिकल आफ्टर रिफ्लेक्शन। फाइंड x कॉमा वाई सच दैट रे बिकम्स वर्टिकल आफ्टर रिफ्लेक्शन। फाइंड x कॉमा वाई सच दैट रे बिकम्स वर्टिकल आफ्टर रिफ्लेक्शन। तुम तो ठहरे, तुम तो ठहरे, क्या? चलो मैं बताता हूं, आओ गणित है। पहले क्यों बताओ हैं? 1,0 1,0 मतलब यही टकरा के भाग गई वो, यहां तक तो पहुंची नहीं। 1,0 मतलब ये नहीं हुआ सन्नाटे, तो मेरे तक पहुंची नहीं पहले ही। तो बोलने से पहले, मुंह खोलने से पहले सोचो तो सही। 1/4, 1/2 करेक्ट है। मैं बताता हूं, सुने, गणित है प्योर। अब सुनना, इधर देख। और ये बात समझना, मैं कोई भी कर्व की इक्वेशन दे सकता हूं, करने का तरीका यही होगा। मैं कोई दूसरा सवाल नहीं कराऊंगा आपको एक ही टाइप का। 13th है, ध्यान सुनो। आप पहले बताओ, रे टकराने के बाद कैसे गई? इट मींस ये 45, ऐसे स्लोप डालो। ये स्लोप ऑफ द कर्व है ना? yes, ये कितना एंगल हुआ? ये 45, ये 45, तो ये तो स्लोप ऑफ द कर्व क्या 45 हुआ? व्हाट इज tan 45? मतलब dy/dx इज 1, मतलब dy/dx इज डल रेस्पॉन्स। dy/dx इज, अब यहां से dy/dx निकालो,
dx बराबर 2y dy। तुम्हें डिफरेंशिएशन तो आता है ना? dx बराबर 2y, अरे गलत तो नहीं बोला यार मैं? तो dy में dx की वैल्यू क्या आई बताना सब लोग? वैल्यू आई 1/2y। 1/2y की वैल्यू 1। क्यों 1? स्लोप 1, तो y की वैल्यू 1/2। y की वैल्यू 1/2, तो x की वैल्यू 1/4। तो कोऑर्डिनेट है 1/4, 1/2 नीचे वाला, पर मैंने ऊपर ही दिखाया हुआ है। अरे तो मैंने बता दिया ना यार। परेशान आत्मा है क्या तू? शीट पढ़ाया होगा। कोई सा भी सवाल बनाया जा सकता है, कोई सा भी। एक बात सोचो, y बराबर x स्क्वायर लेना जरूरी था क्या? y बराबर x स्क्वायर लेना जरूरी था क्या? क्या मैं कोई भी कर्व की इक्वेशन ले सकता हूं? तो ध्यान दे, तो वहां मैंने सर्कल लिया या मैंने पैराबोला लिया, और भी कर्व हो सकते हैं। y बराबर x क्यूब या और भी, क्या उन सबकी इक्वेशन भी ली जा सकती है? करना आपको स्लोप से। किससे करना है? अगेन मेरे को मान लो इसमें टफ करना होता तो मैं 90 डिग्री में ले जाके मैं 60 डिग्री पे घुमा देता, उसे 120 डिग्री पे घुमा देता। किस पे घुमा देता? कोई जबरदस्ती है कि मैं ऐसे करूं? मैं बोलूं कि जो रे थी, सोचे देखो, मान लो मेरा नया सवाल बनाना है, मैं बोलता देखते हो सकता है नहीं हो सकता। मान लो रे ऐसे जा रही थी, मैंने बोला कि रे को मैं 60 डिग्री से डेविएट हो जाती। कितने से? 60 डिग्री से डेविएट होती, मतलब ऐसे की बजाय ऐसे हो जाती, ये ऐसे जाती। नहीं आया 60 डिग्री, मतलब ये 90 और ये 30, 120। तो क्या ये वाला एंगल 60 होता? तो स्लोप 45 होता कि 30? 30। तो 10-30 लग देते, जो भी आता बेसिकली। 10-30 के लिए कितनी होती है? रख देते, आंसर आ जाता। अरे बोलो आता नहीं आता यार? बेसिकली सवाल बनाना कोई खास बात, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे एंगल आई बराबर एंगल आर पता है और मुझे गणित आती है। आप खुद बताओ, इसमें ऑप्टिक्स का सवाल है कि गणित का? ये तो गणित का सवाल है यार, इसमें ऑप्टिक्स का है भाई साहब। ये तो गणित है। अभी गणित अगर आपको dy/dx ढंग से आता है तो आप सवाल कर पाओगे, वरना कर। क्या बिल्कुल सेम वैरायटी के सवाल और लूं कि आगे बढ़ूं? एकदम पक्का? क्या समझ में आ गया? इसमें बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। क्या हमें कंसेप्ट पकड़ में आ गया है? हाँ ना बोल यार। कोई पर्टिकुलर सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा ये जरूरी? कंसेप्ट पे सवाल आ सकता है, तो यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कोई भी कर्व हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर हो, और अगर एंगल बनाने वाले सवाल होंगे तो मुझे गणित लगा के स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? दैट्स इट। नाउ यू कैन फ्रेम n number of questions. Now you can frame, and anybody can frame. Anybody जिसको ढंग से पढ़ाना आता है, जो जानता है कंसेप्ट को, बनाएगा और लिख देगा किताब। कहता जो बोला चमका। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? एकदम पक्का। So these are the basic questions of reflection. Basic questions of। अब रिफ्लेक्शन में रियलिटी में दो पार्ट हैं। वन इज द प्लेन मिरर एंड द सेकंड इज द स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर एंड, सबसे पहले हेडिंग डालें प्लेन मिरर। सबसे पहले हेडिंग डालें प्लेन मिरर। देखो ये देख, कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। ओ हो। प्लेन मिरर हम लोग सब लोग जानते हैं, बेसिक की बातें पकड़ते हैं। प्लेन मिरर कम से कम 2 लेक्चर और पढ़ाया जाएगा। कितने लेक्चर? 2 लेक्चर ढंग से पढ़ाएंगे, जम के एकदम। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में हमने खुद की इमेज दिखाई देती है क्या? अच्छा पहले बताओ, हमें इमेज दिखाई क्यों देती है? पहले कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है ना, अब मेरे को ये ऑब्जेक्ट क्यों नजर आता है? मान लो ये मेरी आंखें हैं, वो लोग क्लियर? बड़ी हो गई है, समझने वाली बात है। ये ऑब्जेक्ट है, मिरर भूल जाओ थोड़ी देर। मान लो मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट से रे ऐसे गिरती है डायरेक्ट? अरे मिरर भूल जाओ थोड़ी देर, गिरती नहीं गिरती? इसलिए हमें ऑब्जेक्ट नजर आता है। इसलिए हमें ऑब्जेक्ट, हमें कोई भी चीज वस्तु इसलिए नजर आती है क्योंकि वहां से एनर्जी आके हमारी आंखों पे गिरती है, तो हमें एहसास होता है कि यार यहां पे कुछ ना कुछ रखा है। बोलो क्लियर एकदम? डल रिस्पॉन्स हाँ ना बोल। एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का कंटिन्यूअसली ऐसे हाथ रखता था। एक दिन मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने हाथ काट दिया।
कहानी अच्छी लगी, सीख मिली। ये क्या है कि थोड़ा पास बनाते अच्छा लगेगा। देखो ये आपका मिरर है भाई साहब, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वैलिड करेगा। मान लो एक रे भाई साहब सन्नाटा सीधी गई, ये देख एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस कि 90 0 90 0 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वापस आ गई। एक और ले लेते हैं, साला चौक भी कॉमेडी करती है। ऐसे पीछे दिखाई दे रहा है, गुड। ये रे ने मान लो एंगल बनाया θ1, कितना बनाया? हो टकरा के कितने से गई? हो पीछे से आती लगी, हो। एक और रे लेते, उसने एंगल बनाया, सॉरी θ2, कितना बनाया? कितने पे गई? पक्की बात? क्या यहीं से आती हुई लगी? क्या पता, एंगल तो अलग है। ये दोनों एक ही जगह से आती हुई लगेगी क्या? तो क्यों? ये तो तुम पढ़ के आए हो, क्यों? डिस्टेंस सेम होता है तो बताओ ना, डिस्टेंस सेम होता है, तुम्हें क्या पता कैसे? बच्चे पढ़ते आए, रटाओ नहीं, गणित से समझाओ, सबको पता यहीं से आएगी, क्यों? अरे लॉजिक होना चाहिए ना, तभी तो तुझे समझ में आएगा कि टेढ़े मेढ़े में इमेज नजर नहीं आती, साला प्लेन में ही नजर आती है। अरे प्लेन में नजर आती है ना, अगर वही मेरा टेढ़ा मेढ़ा कर दो तो नजर, जिसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें नजर आती है क्योंकि वो एक ही जगह से आती हुई नजर आती है। नॉर्मल लॉजिक, ध्यान सुने, ये एंगल θ1, ये एंगल θ1, क्या ये भी θ1? क्या ये भी θ1? अगर ध्यान से देखो तो ये और ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं, बराबर कैसे लाते हैं? ये एंगल सेम, 90 सेम, साइड कॉमन है, तो ये और क्या कॉन्ग्रेंट है? तो ये दूरी और ये दूरी, तो क्या हर ट्राइंगल ऐसे कॉन्ग्रेंट होगा? और कॉन्ग्रेंट होगा तो क्या हर रे यहीं से आती हुई लगेगी? इसलिए सारी रे जो भी इस पर टकराती हैं सब साली यहीं से आती हुई लगती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेन मिरर है। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा होता तो ऐसा तो आपको एक बढ़िया फोकस इमेज नजर, यार हाँ ना बोल, इसे टेढ़े मेढ़े मिरर में हमें इमेज नजर प्लेन मिरर में आती, क्योंकि ऐसा होता है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। फिर जो मैं बोला चमका, अच्छा इस ऑब्जेक्ट से एक रे निकली, दो निकली, बहुत सारी, सब टकराई एक ही जगह से आती हुई लगी। अब इमेजिन कर जो कह रहा हूं, सोच ये मिरर नहीं होता और ये ऑब्जेक्ट यहां रखा होता, तब भी क्या ये रे ऐसे ही आती? जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दें, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। तब आपको फील आएगी मुझे क्यों इमेज नजर आती है, और वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट जैसी लगती है। मिरर में जब इमेज नजर आती है बिल्कुल ऑब्जेक्ट जैसी लगती है, जबकि जहां ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है वहां पे कुछ है। आपके मिरर जो लगा होता है घर में, उसके पीछे कुछ होता है, फिर भी आप अपने आप को बिल्कुल वैसा का वैसा देख पाते हो जैसे आप वहां खड़े हो। यस और नो? कई बार हम किसी बड़े शोरूम में गए और पूरी दीवार पर कांच लगाओ तो हमें लगता है शोरूम बड़ा है। कभी कभी हमें इल्यूजन हो जाता है, बोल होता ही नहीं होता यार। मान लो किसी बड़े शोरूम में गए हो, खैर तुम तो गए नहीं होंगे बट फिर भी हाँ ना बोले यार, हमें इल्यूजन हो सकता है। पहले था जो बोला चमका, क्योंकि वो बिल्कुल रियल लगता है। आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, इधर कांच लगा हुआ है, चोर इधर छुपा हुआ, उसने देखो साला बड़ा हम जाके बड़ा वो निकल लिया। अरे होता ही नहीं होता यार, दैट इज इल्यूजन व्हिच हैपेंस टू एवरीबॉडी। व्हाई? बिकॉज इट अज्यूम्स, जो मिरर है उसमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल वस्तु वहां खड़ी हुई है, जबकि रियल, क्योंकि वैसे ही रे आती हैं जैसे कि आती अगर असलियत में वहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता। सोच, क्या अगर यहां पे ऑब्जेक्ट असलियत में रखा होता और मिरर नहीं होता, तब भी तो ये रे ऐसे ही आती, तो अभी भी तो वैसे ही आ रही हैं। इसलिए हमें बिल्कुल वैसा प्रतीत होता है जैसा कि वहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इसे हम बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोई खास बात नहीं बोली मैंने, कोई रॉकेट साइंस नहीं बोली, आपको सिर्फ फील कराया मैंने कि क्यों मुझे इमेज नजर आती है और क्यों वो रियल जैसी
प्रतीत होती है और क्यों वो प्लेन मिरर में ही ऐसी अच्छी होती है? पहले जो बोला चमका। एक बात और ध्यान से देखने वाली बात कि जो ऑब्जेक्ट की दूरी है मिरर से, क्या वही इमेज की दूरी है? हाँ ना बोले यार, नॉर्मल सा कोर्स, इसमें कोई खास बात। पता जो बोला चमका। राइट वॉट एवर यू वांट टू राइट। कुछ लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो उतारो, आगे बढ़ो, फिर काम की बात करते हैं। एक बात लिखनी है बस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। अब सुन, अब बेसिकली जो सबसे पहली चीज हमें सीखनी है वो है इमेज प्लॉटिंग। क्या है? हमें इमेज प्लॉट करनी आनी चाहिए। क्या इमेज एक रे, दो रे, अनंत रे? पहले तो इमेज एक रे से बनती है, दो रे से कि अनंत से? बट हम बार बार अनंत रे थोड़ी बनाएंगे यार। हम बार बार अनंत रे कैसे बनाएंगे यार? वैसे बेगू थोड़ी करेंगे हम यार, बार बार अनंत रे थोड़ी बनाएंगे। तो हमें इमेज प्लॉट करनी आनी चाहिए। पहली बात मैं आपसे बहुत छोटी सी बात पूछता हूं कि मान लो, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि मान लो ये मिरर है, यहां ऑब्जेक्ट है, बोलो इमेज बनेगी नहीं बनेगी? कहां बनेगी? सिंपल सवाल है, एकदम लल्लू लल्लू, जल्दी जल्दी करते हैं इसको। इमेज बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी नहीं बनेगी? मान लो ये मिरर है, मैं यहां खड़ा हूं, मेरी इमेज बनेगी नहीं बनेगी? बोर्ड मिरर है, बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी। उधर वाले बच्चों को देगी, मुझे दिखाई नहीं दे वो एक अलग बात है, बट बन तो। ध्यान देखो इधर, मैं कुछ लड़कों को दिखाई दे रहा हूँ, दे रहा हूं क्या? बट मैं खुद को नजर इसमें देखो, अरे यार एक सुंदर आदमी, अरे हाँ कि ना यार। तो बेसिकली इमेज बनती है, बट वो दिखाई दे ना दे ये एक अलग बात है। दिखाई दे रही नहीं दे रही हम पढ़ेंगे फील्ड ऑफ व्यू में। किसमें पढ़ेंगे? फील्ड ऑफ व्यू में। बट दिखाई बनी नहीं बनी वो एक अलग बात। बनने का तरीका हमें ये बात समझ में आती है कि अगर एक रे ऐसी हो जो परपेंडिकुलरली गिरे, कैसे गिरे? परपेंडिकुलरली गिरे। अच्छा, वो रे जो परपेंडिकुलर गिरेगी वो वापस टकरा के वापस वैसे ही आएगी। हमें एक बात बहुत समझ में आई यहां से नॉर्मल कोर्स में कि जो रे परपेंडिकुलरली गिरती है और जितनी भी रे टकरा के जाती है वो सब टकरा के जाने वाली रे क्या इमेज से ही पास करती है? तो वो रे जो परपेंडिकुलरली गिरेगी क्या वो भी इमेज से ही पास करेगी? तो हमेशा ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर डालें। अब तू बोले सर परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, अगर नहीं हो तो मिरर को एक्सटेंड कर ले, अगर नहीं हो तो मिरर को, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिरर की क्या लेंथ है, इमेज तो जहां बननी है वहीं बनेगी। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुने। सोचो ये मिरर छोटा होता तो क्या इमेज यहां बनती कहीं और छोटा होता तो क्या यहीं बनती? और बड़ा होता तो भी क्या यहीं बनती? मैं कह रहा हूं इतना सा होता तो भी क्या यहीं बनती? यार हाँ ना बोल यार। तो इमेज बनाने का तरीका ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। अगर मिरर नहीं है तो मिरर को एक्सटेंड कर लें। इमेज बनाने का तरीका बता रहा हूं, ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। अगर मिरर नहीं है तो मिरर को, यार हाँ ना बोल, एंड एक्सटेंड इट ऑन द बैक साइड। ओहो, क्या ये बात क्लियर है कि इमेज इसी लाइन पे लाई करेंगी? इमेज क्या बात तय है? हाँ ना बोल यार। और क्या हम ये भी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट की दूरी जो मिरर से होगी क्या वो ही इमेज? ये लो साहब। तो ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, अगर मिरर नहीं हो तो एक्सटेंड द मिरर एंड एक्सटेंड ऑन द बैक साइड। क्या ऑन दिस एक्सटेंडेड लाइन इमेज विल लाई एंड यूज द कांसेप्ट दैट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे आया नहीं आया, एकदम पक्का 101%। एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, बोलो कर लोगे? इसकी इमेज तो यहाँ बन गई। अगर अपन रे डायग्राम बनाना चाहें तो रे डायग्राम कुछ इस प्रकार बन सकता है, उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत, बोल हाँ कि ना, कोई बुराई, मुझे कोई लिखने की जरूरत नहीं है। आप इतना समझे, ड्रॉप ऑफ ऑन द मिरर, मिरर नहीं है तो अपन मिरर को एक्सटेंड कर ले, एक्सटेंड ऑन द बैक साइड, इसी एक्सटेंडेड लाइन पे इमेज लाई करेगी एंड यूज द कांसेप्ट दैट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द। क्या मैं तेज बोला या समझ आया? आया कि नहीं आया? यही कांसेप्ट बार बार यूज देना है। बार बार आपको 1001 करोड़ रे बनाने की कोई जरूरत, एक ही रे बनाओगे काम बन जाएगा। पहले तो जो बोला चमका, हाँ ना बोल। इसे बना एक सवाल कराता हूं, तुझे क्लैरिटी आ जाएगी। ओ हो एक इधर सुन, मान लो भाई साहब सन्नाटो, एक मिरर है 30 डिग्री, कितने डिग्री? यहां से 2 मीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट है, बोलो क्लियर? इमेज की कोऑर्डिनेट बताओ। ज्यादा वीक हो यार, सन्नाटे निकले तुम लोग तो। इधर एक ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, एक्सटेंड इट ऑन द बैक साइड।
ध्यान देखो, तो ये ऑब्जेक्ट, ये दूरी और ये दूरी बराबर, इमेज यहाँ कहीं बनेगी। आप बहुत आसानी से भी कर सकते हो, मैं बताता हूँ, देखना ध्यान से, ज्यादा अक्ल लगानी नहीं। तो क्या ये समझ आया, इमेज यहाँ बनेगी, समझ आया? ध्यान देखो, तो ये दो तो ये भी दो। अरे यार ये ट्रायंगल सेम होते हैं भाई, आसानी से बता रहा, ध्यान सुनना। तो ये दो तो ये दो, यस और नो? क्या डल रेस्पॉन्स। तो ये दो तो ये दो, यस और नो? आपको दूरी निकालने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्या इसमें सोचना। अच्छा ये एंगल 30 तो ये, अच्छा तो बताओ ये 2 मीटर कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से? 60। कितना बना रहा है? तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2 cos 60, 2 sin 60। अरे कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2 cos 60, अरे ये तो आता है ना साइन कॉस। अरे आता है नहीं आता? ये तो आता है ना 2। ये अगर दूरी 2 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 2 cos 60 और खत्म। 2 cos 60 की वैल्यू कितनी? cos 60 की वैल्यू हाफ, तो 2 इंटू हाफ 1, 1,√3। सही है, गुड, 1,√3। अच्छा आपसे ये भी पूछ सकता था, क्या मैं बताता हूं, फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन, वो तो और आसान था। क्या ये 2 है, ये 30 है, तो क्या ये 2 sin 30 है? तो क्या ये 1 मीटर है? तो ये 1 मीटर, तो ये भी, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी 2। कुछ भी पूछ सकता है कि नहीं है? एक तो हमें पता पड़ता है कि इमेज कहां बन रही है, और दूसरी बात काम चल जाता है अपना। पहले था जो बोला चमका, कोई दिक्कत वाली बात। और देखो और देखो और देखो, सन्नाटो इधर देख, शर्मा मत। एक मिनट, क्या मेरी रफ्तार तेज हो रही है? पीछे से आवाज नहीं आई मुझे। जो पढ़ा रहा हूं समझ आ रहा है? नहीं हुआ कोई बात नहीं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? गुड। प्लीज थोड़ा सा अच्छे से रिस्पॉन्ड करें, ताकि मुझे पता पड़े कि मुझे किस स्तर का पढ़ाना है। मैं किसी भी स्तर का पढ़ा सकता हूं, अगर आपका स्तर नहीं है तो मैं बेसिक से और बहुत बेसिक से उठा के आपको ऊपर तक ले जा सकता हूं, बट यू टू टेल मी द करेक्ट सिचुएशन। गॉट माई पॉइंट? पक्की बात? बस इतना ध्यान रखें, और कोई टेंशन वाली बात नहीं, ढंग से बोले, एकदम क्लियर एकदम। और कैसे सवाल आ सकते हैं? छोटे मोटे एक आध और बताता हूं। देखिए सर, मान लो कि भाई साहब ये 45 डिग्री, कितना है? 45 डिग्री थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, ध्यान सुने। मान लो 45 डिग्री ऑब्जेक्ट यहां पर है, पक्की बात। मान लो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है -2,0। बताओ इमेज का कोऑर्डिनेट, ओरली बोलो, पेन मत चलाओ इस सवाल में। अच्छा हमसे बोला गया ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर मिरर, जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें वहां पे तो मिरर है ही नहीं, तो मिरर को एक्सटेंड कर ले, कोई बुराई। अच्छा भाई साहब जितनी दूरी है उतनी दूरी है, ध्यान से देखो, तो यही बनी, क्यों? क्योंकि ये भी 45 तो ये भी, तो इमेज यही बनी। ध्यान से तो कोऑर्डिनेट आया 0, -2। 45 डिग्री बहुत स्टैंडर्ड है, कई बार यूज में लिया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट जो आपका लेटा हुआ हो तो वो खड़ा हो जाता है, और खड़ा हुआ हो तो, इसलिए कई आप बड़े सवालों में इसको यूज लिया जाता है, परेशान होने की कोई जरूरत। बाकी 30 डिग्री का मैं करा चुका हूं, क्या मुझे ऐसे सवाल और कराने चाहिए? क्या बात समझ में आ गई है? क्या 45 डिग्री जो है वो क्या वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल करने में काम में आता है? कोई बुरे वाली बात? शुड आई टेक मोर इलस्ट्रेशन? और बात समझ आ गई? अरे आई नहीं आई, आई नहीं आई, आई नहीं आई। और सुन, छोटी छोटी बातें और करते देखो, सन्नाटो। देखो मान लो कोई मिरर है, देखो देखो देखो, मान लो कोई, बहुत छोटी छोटी बात, कोई टफ नहीं हो रही आज, कुछ भी टफ नहीं पढ़ाया जा रहा है। देख ऐसे ऑब्जेक्ट है ए बी, बोल इमेज कैसी बनेगी? ऐसे, सिंपल। जो आपने अभी इमेजेस बनाई वो पॉइंट ऑब्जेक्ट था कि लेंथ ऑब्जेक्ट? लेंथ ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने का तरीका ए की ए बना लो और बी की। लेंथ वाली इमेजेस बनाने में भी मुझे कोई कष्ट, हाँ ना बोले यार? पहले तो ये बात चमकी, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। मान लो 45 डिग्री से बना के बताता हूँ, ध्यान सुनना। आप सब लोग इमेजिन करेंगे, सब लोग मिलके साथ करेंगे, फिर उतार लेना, परेशान ना हो बिल्कुल। देख ध्यान से सन्नाटो, ये आपका मिरर, बोलो क्लियर? मान लो ये मोबाइल बजा किसी का, मोबाइल अगर किसी का बजा क्लास में, अगर किसी का मोबाइल बज लिया है 100 रुपए फाइन है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, नहीं लाते तो पैंट उतरवा ले, नहीं मैंने सोच लेंगे, हाँ अच्छी बात, गुड, फोन नहीं लाते तो। अगर किसी का मोबाइल बजा 100 रुपए फाइन है, हर साल लेता हूं मैं, कितना? 100 रुपए फाइन है, और मेरा बजा तो कुछ नहीं। अरे मुझे बहुत लोग फोन करते हैं यार। मान लो एक ऑब्जेक्ट है ए बी, बस सोचो इसकी इमेज कैसी बनेगी। एंगल 45 डिग्री है, बस इमेजिन करना है आपको।
बस इमेजिन करना है, बाकी तो ठीक है, उसमें क्या है। सब लोग सोच, चलो था प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई एक्स प्लस एक्स। इमेज बनेगी कहाँ? कहाँ बनेगी? कहाँ बनेगी? ओरिजिन के पास कौन होगा? ए की बी, ए की बी, ए की यहां, बी की यहां। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, उसमें क्या खत्म? इमेज लोकेट करना आना चाहिए। इमेज के लिए आपको 1000 2000 रे बनाने की कोई जरूरत, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, मिरर नहीं हो तो एक्सटेंड कर ले। अरे यार हाँ ना बोल, एक्सटेंडेड ऑन द बैक साइड एंड यूज द कांसेप्ट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। बट मन के कोने में याद रखें कि इमेज बनने का कारण एक रे, दो रे की अनंत रे। रहता जो बोला चमका, उतार लो, थोड़ा सा याद रह जाएगा, बुराई वाली कोई बात नहीं है। और आगे बताता हूं, ध्यान सुन करके आए, फिर भी पूछना मेरा धर्म है। मान लो एक घड़ी है, घड़ी वाले सवाल सुने क्या? रिवाइज कर लेते हैं एक बार। टाइम बताना है, पहले तो इसी में पूछे, घड़ी में टाइम देख लेते हैं। वाह, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे घड़ी है। सबसे बड़ी सुई कौन सी होती है? सेकंड की, सेकंड की होती है। उसके बाद बोलो क्लियर। मान लो इसी घड़ी में बिल्कुल बाइफर्केशन है, 3 सुइयां आपकी, क्लियर। टाइम हो रहा है मान लो 3:40 मिनट, 3:40 मिनट 45 सेकंड। अब इस घड़ी को कोई नंबरिंग नहीं है, अगर मिरर में देखा जाए तो कितनी बजेगी? आपने करे हुए ऐसे सवाल, कैसे करें मुझे नहीं पता। अगर इस घड़ी में 3:40 मिनट 45 सेकंड हो रहे हैं, कई लोग तो बहुत परेशान है जिस इन सब बातों पे बोल रहा है, आपने पढ़ा होगा पक्का, वो तो हमने सुना भी नहीं है। हाँ भाई, सवाल में कोई टेक्निक नहीं लगानी, कोई अक्ल नहीं लगानी। ऐसे सवाल जब भी आए, यूज योर ब्रेन। कभी कभी से पूछते हैं आपका नाम उल्टा कैसे लिखा होगा, रामलाल कैसा दिखाई देगा, एम्बुलेंस क्यों उल्टा लिखा होता है। अरे इन सवालों में कोई अक्ल लगानी, चुपचाप पेपर पे डार्क डार्क बनाओ। बोल कितने बज रहे देख। हाँ गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। ध्यान सुने, ध्यान देखें, अगर दिख रहा है तो नहीं तो अपनी कॉपी भी बना ले। कॉपी में जो भी पूछा जाए मिरर में कैसा दिखेगा उसे डार्क डार्क बनाए, कोई अकल नहीं लगानी, कोई फॉर्मूला नहीं बताना। एक ही सवाल बताऊंगा, ध्यान देख। 3:40 मिनट, 40 से थोड़ा आगे आ जाएगा, 45 सेकंड हो चुके हैं, इसलिए मैक्सिमम लोगों का आंसर गलत है। पहले सुन लो अच्छे से। 3:40 मिनट, 40 से थोड़ा आगे आ गया और ये 3 की सुई इधर आ गई, बोलिए सुनो। और ये 45 सबसे लंबी सुई, पलट। 8:19 मिनट 15 सेकंड। आंसर क्या है? 8:19 मिनट, 20 नहीं, 8 और बस। अब मान लो पहली बात, कोई दूसरा सवाल नहीं करा रहा, इस बस टेक्निक आ गई, खत्म। करना हमें चाहिए ये, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। जब भी ऐसे सवाल आए, वो 12 वाले में एक जगह गलत हो सकता है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, है ना। जिसलिए जो कह रहा हूं वो रट ले। तू क्या सोच रहा है मैंने नहीं सोचा होगा, इसलिए जो कह रहा हूं उसे समझ ले। कुछ भी पूछा जाए कि मान लो पूछा जाए मुंह का नाम कैसा दिखेगा, MOU, स्पेलिंग सही है क्या? मुंह का नाम मिरर पे कैसा दिखेगा? ड्र म्याऊ। अरे यार क्या अकल, एम्बुलेंस क्यों उल्टा जाता है? उनको आता नहीं है। जब भाई सामने से एम्बुलेंस आएगी तो हमें पता पड़ेगा एम्बुलेंस आ रही है, और अगर पीछे से आ रही है तो रियर व्यू मिरर में दिखना चाहिए ना। तो रियर व्यू मिरर में देखोगे तो वो एम्बुलेंस उल्टा जो लिखा हुआ है वो अपने को, इसलिए वो उल्टा लिखा होता है, नॉर्मल सेंस की बात। जब भी कोई सवाल मिरर में कैसा दिखेगा, मैं उसको डार्क डार्क पेपर पे बनाऊंगी, बाकियों का मुझे पता नहीं। जब भी कोई सवाल आएगा कि ये मिरर में कैसा दिखेगा, मैं उसे डार्क डार्क पेपर पे बनाऊंगा या बनाऊंगी और उल्टा करके देख लूंगा पेपर को। ऐसे नहीं खुद उल्टे हो गए। अरे हाँ ना बोल, कोई बुराई, कोई कष्ट, बोल चमका।
नेक्स्ट लिखो फील्ड ऑफ व्यू। ये अपन ने अभी सीखा इमेज प्लॉटिंग। क्या सीखा? सबसे पहली चीज हमने सीखी थी इमेज प्लॉटिंग, इमेज कैसे प्लॉट करते हैं। ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, एक्सटेंडेड ऑन द बैक साइड अपन सीख चुके हैं। अब पढ़ो फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू नॉर्मल कोर्स की बात। जैसे अगर मैं बात करूं फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका, सबसे पहले वाला वही सवाल बताते हैं जो अपन ने अभी करा था। मान लो कि ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, बोलो क्लियर एकदम। अगर आप ध्यान दो तो बताओ इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी नहीं बनी नहीं बनी? बनी। बनाने का तरीका खुपच खुपच खुपच, ये इमेज आपकी बनी, पक्की बात। ध्यान से देखो तो अगर ये पूरा बोर्ड आपका मिरर है और मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मुझे अपनी इमेज नजर, तो उधर जो बैठा है उसको नजर, ऐसा होता है। तो वो बेसिकली फील्ड ऑफ व्यू का खेल है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, आपकी इमेज है। फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका आप लोग जानते हैं, फिर भी ध्यान से सुने। दो रे लें। क्या लें? इमेज एक रे, दो रे, अनंत रे। अनंत रे। खैर हम पर दो ही रे लें, एक वो रे जो लोअर एंड पे गिरे और एक वो रे जो अपर एंड पे गिरे। सोचो मिरर पे जितनी भी बाकी रे गिरेंगी, क्या वो सब टकराने के बाद इसी रीजन में आएंगी? अरे यार हाँ ना बोल। दो रे लें, दो रे, एक लोअर एंड और एक, या यू कैन से ऑन टू एंड्स ऑफ द मिरर, ऑन टू एंड्स ऑफ द, उन्हें रिफ्लेक्ट करें। सोच के देखें बाकी सब रे इसी के बीच में आएंगी। सोच अगर ऑब्जर्वर यहां हो, क्या इमेज नजर आएगी? यहां, इसीलिए इसको खुद की इमेज नजर, यहां यहां जहां नजर आएगी उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डल रेस्पॉन्स। क्या कहते हैं? खत्म, सिंपल। अब आपको ढंग से रे डायग्राम आने, फील्ड ऑफ व्यू बनाने का सिंपल तरीका, टेक टू लाइंस, ड्रॉप ऑन द टू एंड्स ऑफ द मिरर, उनको रिफ्लेक्ट करें, जो रीजन बने वो ही क्या है? अच्छा बताओ एक मिनट सुन, ये इमेज यहां बनी, क्या ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मिरर कितना लंबा है? बट कहां से इमेज दिखेगी, क्या ये इस बात पर डिपेंड करती है कि मिरर कितना लंबा है? इमेज का बनना लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड, बट इमेज का कहां से दिखना क्या लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड करता है? क्या फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ मिरर? क्या इमेज फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ मिरर? इमेज फॉर्मेशन लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड, बट फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड। तो ऐसा कैसे बनाते हैं बोलो क्लियर? बाकी अगेन इससे गणित जुड़ी होती है, सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या चीज? मैं उसी के सवाल आपको कराऊंगा, जेई वाला नहीं कराऊंगा। 12th होती है तो जेई वाला कराता हूं। जेई वाला कई 13 के बच्चों को आता है, तो मैं उसी तरीके का नया बना के आपको कराऊंगा। पहले था जो मैं बोला चमका, हो गया क्या? अब सुन, एक सवाल सुनते हैं, देख कैसे। नया सवाल, लेटेस्ट आपके लिए, बिल्कुल अभी अभी बनाया गया, कंसेप्ट वही। देखो सवाल क्या, मान लो एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट यहां से 2 मीटर की दूरी पर 1 मीटर ऊपर एक 1 मीटर का मिरर रख दिया गया। कितने मीटर का? बोलो सवाल क्लियर है एकदम, पक्की बात। यहां से 2 मीटर की दूरी पर अगेन एक पाथ है। क्या है? पाथ, जिसपे एक ऑब्जर्वर चल रहा है। कौन चल रहा है? क्या ऑब्जर्वर को इमेज हमेशा नजर आएगी या कुछ लेंथ के लिए? वही बताना है। फाइंड आउट द लेंथ, फाइंड आउट द डिस्टेंस फॉर विच ऑब्जर्वर विल बी एबल टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। फाइंड आउट द डिस्टेंस, सवाल है फाइंड आउट द डिस्टेंस फॉर विच ऑब्जर्वर विल बी एबल टू सी the image of object. अब पता नहीं, देखते हैं। अभी तेरे सामने सवाल बनाया है ना, सॉल्व करेंगे पता पड़ जाए। सवाल तो सबको चमका है ना। अब मैं बताऊं, ये सवाल तभी हो सकता है जब आप ढंग से रे डायग्राम बनाएं और सिमिलर ट्राइंगल ढूंढें। ये दोनों बातें आपको ढंग से आनी चाहिए।
पहले फील्ड ऑफ व्यू बनाओ, ये समझ में आ गया होगा, फील्ड ऑफ व्यू का सवाल है। चलो करो, तुम कर सकते हो। मैं तो जो पूछ रहा हूं उसका आंसर दो यार, ढंग से रे डायग्राम बनाओ भाई, वरना सवाल नहीं कर पाओगे भाई। हाँ भाई, हाँ 3 मीटर, आओ। इधर सुने, इधर सुने, देखो इधर देख। पहले तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनी, जो ये सवाल है गणित है बेसिकली। पहले तो इमेज कहां बनी, क्या 2 मीटर यहां पे? सबसे पहली बात आपको इमेज बनानी आनी, ये 2 मीटर पे इमेज बनी। अब क्या 2 रे लेनी चाहिए दोनों, क्या 2 एंड्स ऑफ द मिरर पे? ये तो समझ में आ गया, सवाल फील्ड ऑफ व्यू का है, कोई शक वाली बात। पहले सब लोग सुन लो फिर उतार लेना। खुपच, ये खुपच, बोलो क्लियर। एक और रे लेते हैं दूसरी, दूसरे एंड पे, ध्यान से देखें। खुपच, खुपच। आप अगर बहुत ध्यान से देखो तो यही वो डिस्टेंस है जो मेरा आंसर है। मुझे लगा तुम्हें आया। मान लो दूरी में डी मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? डी। बिल्कुल बेसिक से करते हैं इस सवाल को। इस दूरी को मान लो x, इसे मान लो y, क्या d बराबर y माइनस एक्स? क्योंकि हम y और x कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। कैसे बताता हूं, सुने। यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी 2 मीटर। आप सब लोग ध्यान सुनना, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल ही ढूंढना खेल है इसमें। पहले तो क्या डायग्राम सबको क्रिस्टल क्लियर है? अब प्योर गणित है, फिजिक्स खत्म हो गई। ध्यान दे, ये फिर से एंड ये सिमिलर है कि नहीं? अगर है तो 1/2 इक्वल्स टू x/6। तो x की वैल्यू 3 मीटर। नहीं आया, नहीं आया। अब एक और सुन, ये और ये क्या सिमिलर है? तो 2/2 बराबर y/6। y की वैल्यू 6, तो d की वैल्यू 3। अब प्योर गणित है ये, और मैं कितने भी ऐसे सवाल बना सकता हूं। 2003 ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग ऐसा सवाल आ चुका, डेटा अलग था। बस डेटा अलग था, मैंने जब जेई दी थी तब ये सवाल आया था, ढंग से सही गया था मेरा। आओ, क्या आप मेरे को थोड़े वीक लगे? बिल्कुल ऐसा का ऐसा सवाल और एक और करा दूं, शर्माओ मत, एक कर लो। थोड़े वीक लगे मुझे तुम, हालांकि कंसेप्ट कुछ नया नहीं होगा, यही होगा, डोंट वरी, बी हैप्पी। ओहो चांदनी, साला पाथ भी यही है, ऑब्जेक्ट से ही पास कर रहा है पाथ। ऑब्जर्वर, ओहो ठीक, ये दूरी 3 मीटर, यहां से 2 मीटर ऊपर 1 मीटर का मिरर रखा है। सवाल सेम, डिस्टेंस फॉर विच ऑब्जर्वर विल बी एबल टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन सेम एज अबाउ, क्वेश्चन सेम एज अबाउ।
जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। सब लोग सही करेंगे, तुम लोग कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा कैसा सवाल है जैसा अभी कराया है। ढंग से सिमिलर ट्रायंगल ढूंढो, गलत मत करना सन्नाटो। 2 मीटर सही करना, जो भी करो खुद कर सकते हो तुम, मेरी जरूरत नहीं है अब। लगाओ जोर। अल्मोड़ा की नंद देवी नारियल फूल चढ़ाती छैला। चलो यार प्लीज यार, ये सब लोग करो यार, ऐसे मत करो यार। सबसे आए तो मजा आया ना यार। ये 3 मीटर, ये इमेज 3 मीटर पे बनेगी। रे ऐसे गई खुपच, फिर ये रे ऐसे गई, फिर ये ऐसे गई खुपच। ये अपना D, ये अपना X, ये अपना Y। चलो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ये 3 सब लोग समझेंगे। 2/3 इक्वल्स टू X/6। X की वैल्यू 4 मीटर, कोई बुराई? ध्यान से देखो, तो 3/3 इक्वल्स टू Y/6। Y की वैल्यू 6, मेरे हिसाब से D की वैल्यू 2 मीटर। तुमसे हुआ ही नहीं? अरे हुआ नहीं हुआ? अब तो खुद बता, तो खुद भी तो सवाल बना सकता है यार। 12वीं में तो 3-4 कराया था, उसमें टाइम पास क्या है उसमें? हमें कंसेप्ट क्लियर होना कि कंसेप्ट क्या कहता है। ऐसे सिमिलर ट्रायंगल बनाने, अब तो गणित है।